नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में आईपीएस नीलेश आनंद भरने ने ज्वाइनिंग दी। प्रतिनियुक्ति समाप्ति कर वापस उत्तराखंड लौटे हैं भरने। नागपुर में तैनात थे आईपीएस नीलेश आनंद भरने और एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम के पद पर तैनात थे। भरने की तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिनती होती है। पहले 2 जिलों में नीलेश भरने रह चुके हैं एसएसपी। 2 किताबें भी लिख चुके हैं आईपीएस नीलेश आनंद भरने। बता दें कि भरने की तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिनती होती है। पहले 2 जिलों में नीलेश भरने एसएसपी भी रह चुके हैं। तो उत्तराखंड में आईपीएस नीलेश आनंद भरने ने ज्वाइनिंग दी और प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वापस उत्तराखंड भरने लौटे हैं। नागपुर में तैनात थे आईपीएस नीलेश आनंद भरने। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम के पद पर तैनात थे। भरने की तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिनती होती है। पहले 2 जिलों में नीलेश भरने रह चुके हैं एसएसपी। तो फ़हीम तन्ना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। फ़हीम, उत्तराखंड में आईपीएस नीलेश आनंद भरने की एक बार दोबारा वापसी, तो किस तरीके से अब व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, क्योंकि तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर गिने जाते हैं वो? बिल्कुल, देखिए, तेज तर्रार अफसर के रूप में जाने जाते हैं। फायर ब्रांड के तौर पर इनको महाराष्ट्र में जाना गया जब ड्यूटी पर रहे और वहाँ आपदा के दौरान बहुत अच्छा काम इनका रहा। इसके अलावा कई और दूसरे ऑपरेशंस में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उत्तराखंड में रहते हुए भी एक तेज तर्रार अफसर के तौर पर इनको जिम्मेदारियां मिली तो उनको निभाया है, जिस तरीके से इनकी छवि है। और इनके आने से पुलिस महकमे में भी थोड़ी हर्ष की बात है, हर्ष की लहर है। वो इसलिए भी है क्योंकि व्यवहार कुशल बहुत अच्छे हैं और सामाजिक ताना बाना समझने की क्षमताओं को इनके बहुत अच्छे तरीके से इनको माना जाता है। तो लिहाजा पुलिस विभाग में भी इनके वापस लौटने में, क्योंकि लंबे समय के बाद ही लौटे हैं वापस, उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अफसर हैं, तो इसको लेकर के उत्साह है। और अब ये ज्वाइन करने के बाद छुट्टी चले गए हैं, जैसा कि होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है और उनके आने के बाद तकरीबन हफ्ता भर लगेगा। माना जा रहा है कि ये दिवाली के बाद आकर के ज्वाइन करेंगे, तब इनको पोस्टिंग दी जाएगी। और सीनियर अफसर हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की पुलिसिंग में भी काफी लाभ इनकी क्षमताओं का, इनके अनुभव का मिलेगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार लगातार पुलिसिंग को बेहतर और प्रभावशाली करने को लेकर के लगातार काम कर रही है, तो इनका योगदान भी उसमें मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ ये प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, देश में अपनी सेवा दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही ये 2 किताबें भी लिख चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, सामाजिक तौर पर ताने बाने को समझने में इनका काफी इंटरेस्ट है, एक तरीके से कहें, और उसी को लेकर के, क्योंकि पुलिस जो होती है, पुलिस का काम जो है वो सीधे तौर पर समाज से जुड़ा होता है, तो लिहाजा समाज का जो ताना बाना बहुत जटिल भी होता है कई अवसरों पर। कई अगर लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हैं तो उसमें भी कई चीजें सामाजिक तौर पर बुनी हुई होती हैं उस सारी घटनाक्रम में, तो इनको माना जाता है कि उसको समझने के प्रति इनका काफी इंटरेस्ट रहता है। इनकी जो किताबें हैं उसी ताने बाने को के इर्द गिर्द घूमती हुई किताबें हैं, जिनको काफी सराहा गया था, तो इसलिए इनको एक अच्छा पुलिस अफसर माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से एक अच्छे पुलिस अफसर के तौर पर इनकी छवि है डिपार्टमेंट में। जी, बहुत धन्यवाद आपका फ़हीम। देहरादून से खबर है, जहां मंत्री हरक सिंह रावत को एक और झटका लगा है। श्रम बोर्ड के सचिव पद से दमयंती रावत को हटा दिया गया है और अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने दमयंती को हटाया है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज चल रहे हैं हरक सिंह। मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी है दमयंती रावत, तो एक और झटका अब हरक सिंह रावत को, जहां पर श्रम बोर्ड के सचिव पद से दमयंती रावत को हटा दिया गया है। अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने दमयंती को हटाया है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज चल रहे हैं हरक सिंह और मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी बताई जाती है दमयंती रावत। तो आपको बता दें कि हरक सिंह रावत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2022 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, राजनीति में रहेंगे। अब इसके बाद एक और झटका यहाँ लगा है। श्रम बोर्ड के सचिव पद से दमयंती रावत को हटा दिया गया है। अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने
दमयंती को हटाया है, जो कि श्रम बोर्ड के सचिव पद पर तैनात थी, और अब उनको अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने हटा दिया है। तो अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पहले से ही हरक सिंह नाराज थे, और अब एक और झटका मंत्री हरक सिंह रावत को, जिनकी करीबी बताई जा रही है दमयंती रावत। गंगा को उसके उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक प्रदूषण से निजात मिल गई है। 29 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए जाने के बाद इस क्षेत्र तक गंगा जल साफ और पीने योग्य हो गया है। कुंभ तक, हरिद्वार तक इसे पीने योग्य बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने एनजीटी के निर्देशों पर अहम फैसला लेते हुए प्रत्येक जिले में पर्यावरण संबंधी समिति गठित करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गुरुवार को बताया कि गंगा को निर्मल बनाने के अभियान के तहत कुल बनाए जा रहे 32 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 29 को पूरा कर फंक्शनल किया जा चुका है। शेष 3 में 2 का कार्य दिसंबर का और 1 का कार्य आगामी मार्च माह तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेशों पर राज्य में अमल किया जा रहा है। इसके मुताबिक जिन राज्यों में गंगा बहती है वहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पर्यावरण सेल गठित किया जाना है, और उत्तराखंड में ये सेल गठित किया जा चुका है। जिलों में भी पर्यावरण संबंधी समितियों का गठन होगा। प्रत्येक जो जनपद हैं वहाँ पर एक कमेटी होगी एनवायरनमेंट रिलेटेड, और जो गंगा जहाँ बहती है स्टेट्स में, खास तौर पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। पर्यावरण सेल यहाँ गठित हो चुका है कुछ दिनों पहले, और अभी जहाँ तक गंगा में जो वाटर क्वालिटी की स्थिति है कि ऋषिकेश तक का पानी जो है वो, गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी ये पीने लायक है, और ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे तक जहाँ तक राज्य की सीमा है वहाँ का पानी नहाने लायक। काशीपुर से खबर है, जहां प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले दर्जनों भोजन माताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिए जाने, क्वारंटाइन सेंटरों में कार्यरत भोजन माताओं को अतिरिक्त सहयोग राशि और जीवन बीमा किए जाने, किसी भी भोजन माता को विद्यालय से ना निकालने, अक्षय पात्र फाउंडेशन के बनाए खाने पर रोक लगाने, स्कूलों में गैस की सुविधा उपलब्ध कराने, और ईएसआई, पीएफ, पेंशन, प्रसूति अवकाश जैसी सुविधाएं भोजन माताओं को प्रदान करने की मांग की है। वहीं उन्होंने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मांगे हैं जो पिछले ये कोविड-19 के चलते क्वारंटाइन सेंटरों में भोजन माताओं का जो उसमें ड्यूटी लगा है, उनको जो है बीमा या उनको कोई भी सुरक्षा प्रदान या सहायता राशि नहीं दी गई है। और दूसरा है कि इनका जो है मानदेय 18,000 किया जाए, और इनको जो है प्रसूति अवकाश दिया जाए, और स्कूलों में जो इनके साथ शोषण होता है वो बंद किया जाए। और आज 29 तारीख को पूरे उत्तराखंड में हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विभागों की समीक्षा बैठक लेना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पहले दिन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के शहरी विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की उपस्थिति में शहरी विकास, आवास आदि से संबंधित विभागों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने शहरी विकास एवं आवास से संबंधित राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन होने से उसका लाभ लाभार्थी को समय पर उपलब्ध होने के साथ ही योजना की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि नहीं होती है।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला जाएंगे। दोपहर 3 बजे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचेंगे, जहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। शाम 4 बजे वन विश्राम गृह लच्छीवाला पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लच्छीवाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो 3 बजे डोईवाला पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और शाम 4 बजे वन विश्राम गृह लच्छीवाला पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लच्छीवाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। डोईवाला का आज का कार्यक्रम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला जाएंगे। 3 बजे वहां पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। शाम 4 बजे वन विश्राम गृह लच्छीवाला पहुंचेंगे, जहां जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में लव जिहाद के नाम पर सरेआम गोली मारकर की गई निकिता की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस्लाम के जिम्मेदार लोगों से ऐसी घटनाओं की निंदा करने की मांग भी की। इस दौरान बाबा रामदेव ने सांसद साध्वी प्रज्ञा पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा कि कुछ लोग भगवा आतंकवाद के नाम पर धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। तो बहुत ही शर्मनाक है और कलंक है भारत माता के माथे के ऊपर कि ऐसे पब्लिक के बीच में, सड़कों में जहाँ हजारों लोग वहां पर हैं और उनके बीच में कोई मार करके किसी बेटी को कि आप यदि मजहब नहीं बदलेंगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तो एकदम दरिंदगी की पराकाष्ठा है। मसूरी में जवानों ने बैंड की धुन पर शहीद जवानों को याद किया। शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में IRB 31 PSC के जवानों ने बैंड की धुन से देशभक्ति के कई गीतों को प्रदर्शित किया। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से 21 अक्टूबर शहीद दिवस से 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस तक प्रदेश के कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत मसूरी के शहीद स्थल पर पुलिस ने विशेष बैंड का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में IRB 31 PSC के जवानों ने बैंड की धुन से देशभक्ति के कई गीतों को प्रदर्शित किया। और मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने यह भी बताया कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से 21 अक्टूबर शहीद दिवस से 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस तक प्रदेश के कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत मसूरी के शहीद स्थल पर पुलिस ने विशेष बैंड का आयोजन किया, जिसके माध्यम से लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक किया गया। हरिद्वार से खबर है, जहां ज्वालापुर कोतवाली स्थित सिटी अस्पताल के प्रबंधक ने दिल्ली स्थित एक फर्म के मालिक के खिलाफ करीब 1.25 करोड़ की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। फर्म के मालिक ने अस्पताल को पैनल कैथ लैब मशीन उपलब्ध कराने के एवज में ठगी की वारदात को अंजाम दिया,
जानकारी के मुताबिक साल 2019 में दिल्ली निवासी अशोक कुमार ने सामान दिलाने की बात कहकर 1,86,00,000 रुपए लिए थे, लेकिन सामान नहीं दिलाया गया, जिसके बाद सिटी अस्पताल के प्रबंधक ने पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन उन्हें पैसे वापस नहीं मिले। मामले में एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय का कहना है कि सिटी अस्पताल प्रबंधन ने एक रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर के मुख्य बाजारों में त्योहारों के सीजन के चलते चोर गिरोह और चेन स्नेचरों की सक्रियता बढ़ गई है। चोर गिरोह बड़े शातिराना तरीके से दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और स्नेचर बड़े ही शातिराना अंदाज में महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने एक दुकान के मालिक का मोबाइल पार कर लिया। चोरी की ये पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आर्य नगर में एक महिला की सोने की चैन लूट ली। वहीं पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 जने आए, भीड़ तो काफ़ी थी। 2 जने आए, एक जना पहले दोनों इकट्ठे ऊपर आए, एक जना नीचे उतर के खड़ा हो गया और एक जने मेरे से कलर का शेड कार्ड मांगा। वो देखने लगा, फिर कहने लगा मैंने भैया क्या कलर चाहिए, कहने लगा भैया वो मेरा दोस्त आ रहा भी मैं पसंद करता हूँ। इतने में मैं और काम में लग गया, लड़के और काम में लगे हुए थे। उसने साइड वाले दराज से मेरा मोबाइल उठाया, सेटिंग से बड़ी, और लेके चला गया। उसका सीसीटीवी मेरे पास फुटेज है, मैंने थाने में भी दे दी है वो। तो मेरा यही निवेदन है थोड़ा प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों पे दिवाली का टाइम में हर व्यापारी पे थोड़ा सा इन लोगों पे ध्यान रखें, इससे व्यापारी का नुकसान होने से बच सके। क्या इरादा मेरे गले में भी हाथ डालने का था, किंतु गला मेरा लॉक था, इसलिए गला को नहीं छेड़ पाया। लॉकडाउन के दौरान पहाड़ आए प्रवासियों को राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला पौड़ी का है, जहां लॉकडाउन के दौरान घर आए युवक ने अपनी जमा पूंजी से पहाड़ में ही पोल्ट्री फार्म खोल लिया। गोविंद अब इसका विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते गोविंद को राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अरविंद ने बताया कि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पिछले 3 महीनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अगर ऐसे ही सरकारी योजनाओं का लाभ उन प्रवासियों तक नहीं पहुंचाया गया जो प्रवासी पहाड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्रदेश सरकार की ये योजनाएं एक बार फिर से हवाई साबित होंगी। यही कहेंगे कि देखो पेपर वर्क तो हमारा सारा कंप्लीट है, एक छोटा सा सेटअप हमने भी स्टार्ट करा है। तो हम चाह रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर थोड़ी सी हमारी हेल्प करते इस चीज़ को लेके, तो हम आगे और अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम काम करने ही आए हैं और अपना 100% देंगे, इसकी श्योरिटी है। यही कहेंगे तरफ से हमने भी लोन अप्लाई किया हुआ है, जो आजकल प्रवासियों के लिए लोन है, जो जिसमें इंटरेस्ट 0 है। तो हमने फाइल लगाई हुई है, लेकिन अभी उसका लिमिट वगैरह है नहीं यहाँ पे। तो अगर वो आता तो हम इस काम को और बढ़ाएंगे। लगभग कितने बच्चे हैं चूजे हैं आपके पास? अभी हमने स्टार्ट किया है 2000 से, तो हमारा टारगेट है कि गर्मियों तक हम इसे लेके जाएँ 7000। 2 बाड़े और हैं हमारे पास, तो उनको थोड़ा रिपेयरिंग कराने के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से थोड़ी मदद मिल जाए। वहीं गदरपुर में पुलिस ने एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई शिकायतें आ चुकी थी कि कुछ लोग एटीएम के अंदर लोगों को बातों में उलझाकर उनका एटीएम बदल देते थे और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एक तहरीर दी गई थी कि जब वो एटीएम मशीन पर अपना पैसा निकालने के लिए गए, तो उनसे चालबाजी से उनका एटीएम चेंज कर ले गए और एटीएम चेंज करने के उपरांत उस एटीएम से अन्य एटीएम से पैसा निकाला गया और साथ ही साथ उस एटीएम से पेट्रोल पंप पर जाकर स्वैप कराकर कुछ पैसा निकाला गया। तो इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति गोविंद पुत्र विनोद कुमार, जो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। मामला यह है कि वन विभाग द्वारा इसमें एक तहरीर दी गई है। ये थाना गदरपुर पर 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें जांच प्रचलित है और जिनके खिलाफ आवश्यक